हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं आप सबके सामने लेकर आ गया वन शॉट सीरीज़ का लास्ट लेक्चर। हाँ, लास्ट लेक्चर है ये, हमारे इस बैच का लास्ट लेक्चर है। और ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर कौन सा है, लेक्चर नंबर 12 है शायद वन शॉट सीरीज़ का। देखो, मैं लेक्चर भी भूल गया लेक्चर नंबर कौन सा है ये लेक्चर है वन शॉट सीरीज़ का, हमारा लास्ट लेक्चर जो होने वाला है इनवॉइस का। इस लेक्चर टैक्स इनवॉइस का ये जो लेक्चर है, ये हमारा जो है, इसके बाद हमारा जो एग्जाम में जीएसटी का पार्ट है पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। चलो, आज मैं नहीं बताता, छोड़ो। इन शॉर्ट, आप यहाँ तक आए हो तो अपने सारा पहले कवर कर लिया होगा। ये लास्ट लेक्चर है हमारा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली टैक्स इनवॉइस से, जल्दी से ख़त्म करूँगा। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूँ कि मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें कवर करी हैं, वो चीज़ें जो है सारी पूरे इनवॉइस चैप्टर को ख़त्म नहीं करता, पूरे इनवॉइस चैप्टर को एज होल ख़त्म नहीं करता। बट मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कवर करी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कवर करी है, बिकॉज आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है, इसीलिए। और मैंने भी नोट्स नहीं बनाए हुए थे, मैं भी बहुत महान इंसान हूँ, तो मैंने भी आज ही नोट्स बनाए हैं। आज स्टार्ट करके आज ही खत्म करा है। और आज 25th है, वैसे 26th है, 26 के रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज संडे, कल संडे था, आज 1:30 बजे के बाद मंडे हो गया, मुझे कल ऑफिस जाना है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रजिस्टर की रिटर्न्स और इनवॉइस के लेक्चर्स अपलोड करे बिना पेपर से पहले मैं, मतलब कोई मतलब मैं मतलब वो अपलोड करूँगा ही करूँगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था, अपनी मैं प्रॉमिस निभा रहा हूँ आपसे। रिटर्न्स का मैंने कल बना के आज सुबह अपलोड कर दिया था। ये बना के शायद अभी लेट नाइट में अपलोड कर दूँ इनवॉइस का। उसके बाद मेरी तरफ से, मेरी जिम्मेदारी मेरी तरफ से पूरी खत्म हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाएगी। पेपर करके आना, अच्छे से करके आना, लेक्चर्स देख के और समझ के, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनवॉइस। यहाँ पर टैक्स इनवॉइस, सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, किस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। वैसे ही टैक्स इनवॉइस को क्यों पढ़ना है, ये जानने के लिए इनवॉइस क्या होता है, ये जानने के लिए इनवॉइस क्या होता है, और साथ में ये पता होने के बाद कि इनवॉइस क्या होता है, उसके बाद हमें ये जानना है कि इनवॉइस कब इशू करना है। अलग अलग तरीके के इनवॉइस और उन इनवॉइसेस को कब इशू करना है, उनकी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये समझने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस हमें पता है, जब हम कोई भी, मान लो, कुछ खरीदते हैं, ऐसी चीज़ जिस पर जीएसटी लेवेबल है, विच इज टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी, हम कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो हमें एक इनवॉइस मिलता है, इनवॉइस मिलता है, ठीक है ना। ये इनवॉइस है। अब सुनो, यहाँ पर मैं बोलूँ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस को इशू करने की डेट क्या है, ये चीज़ हमने टाइम ऑफ सप्लाई में भी पढ़ा है, ये चीज़, ठीक है ना। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस। पहले हम बात करेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स की, ठीक है ना। सुनो, बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स। डेट ऑफ, देखो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, दैट विल बी बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, रिमूवल ऑफ द गुड्स वेयर द गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट और डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग देम अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इन केस नो मूवमेंट इज इन्वॉल्व। मैंने वैसे तो ये पूरा समझाया है आपको टाइम ऑफ सप्लाई में, दैट इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ वन शॉट सीरीज। बट यहाँ पर आपको दोबारा बता रहा हूँ मैं, सुनो, क्योंकि इनवॉइस में कवर है दोबारा, ठीक है ना। आप सुनो, मान लो कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है, उसको इनवॉइस इशू करनी है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी। अगर मान लो कोई ऐसा सप्लायर है जो गुड्स मूव कर रहा है, जो गुड्स मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से बैंगलोर मूव कर रहा है, दिल्ली से कर्नाटका मूव कर रहा है, बैंगलोर कर्नाटका में है, दिल्ली से कर्नाटका मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, और यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर इनवॉइस इशू होगा बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। जब दिल्ली से गुड्स रिमूव हुए उस समय या उससे पहले, उस समय या उससे पहले आप इनवॉइस इशू कर दो। उसके बाद नहीं करना है, उस समय या उससे पहले, ठीक है ना, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब सुनो, उसके बाद अगर मैं बोलूँ गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, आप फैक्ट्री में आए, मेरी फैक्ट्री में आए जो कि दिल्ली में है, और दिल्ली में ही फैक्ट्री के अंदर आपने यहाँ पर मुझसे माल खरीद के और आप चलते बने, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर डिलीवरी हो गई डायरेक्टली, कोई मूवमेंट नहीं हुई, कोई मूवमेंट नहीं हुई। तो इस केस में डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इशू इनवॉइस है बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का टाइम या फिर उससे पहले के टाइम आप कभी भी इनवॉइस इशू कर दो, लेकिन उसके बाद इशू नहीं कर सकते इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ, इन टाइम ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ इनवॉइस, ठीक है ना। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अब सुनो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। यहाँ पर इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस, उसकी क्या होगी टाइम, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दैट विल बी दैट विल बी बिफोर या फिर आफ्टर। बिफोर और आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर भी बोल रहा हूँ मैं, यहाँ बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर नहीं था इस जगह पे, यहाँ पर आफ्टर भी है, बिफोर या फिर आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट शैल बी विद इन 45 days। मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो।
एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि नोट्स प्रोवाइड कर दो मुझे, आई प्रोवाइड फॉर श्योर। 880 से 826 का नंबर स्टार्ट था, 8082, आई डोंट नो, छोड़ो। हाँ हाँ, अब सुनो, सप्लायर ऑफ सर्विस है तो वो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या, उसकी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी। टाइम ऑफ सप्लाई में इसलिए बोल रहा हूँ, गलती से मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है क्योंकि ये जो प्रोविजन है ना टाइम ऑफ सप्लाई मैंने आपको पढ़ाया है, आई एम सॉरी। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस क्या होगी, क्या होगी बताओ। वो होगी बिफोर या फिर आफ्टर। मान लो मैंने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करी, कोई सर्विस प्रोवाइड करी, मान लो मैंने आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी, टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करी मैं, ये भी तो है भाई, ठीक है, टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करी, ठीक है। अब मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो इनवॉइस कब इशू करूंगा, बिफोर, या तो सर्विस प्रोवाइड करने से पहले या फिर आफ्टर। आफ्टर मतलब 30 दिन तक, सर्विस प्रोवाइड हो जाने के 30 दिन के बाद तक मैं इनवॉइस इशू कर सकता हूं, ठीक है ना। बिफोर या फिर देखो, बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये वाली टीचिंग की सर्विस, ठीक है ना। अब सुनो, इन केस ऑफ बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो 30 दिन की लिमिट है ये 45 डेज की हो जाती है, ठीक है। इस पर ज़्यादा मैं नहीं जा रहा डिटेल में, ये क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई में, ये चीज़ भी मैंने आपको समझाई हुई है। अगर आपको यहाँ पर डाउट आ रहा है, आप लेक्चर नंबर 5 ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई देखो, आपको मैंने शायद यहाँ पे थोड़ा फास्टली बताया है, वहाँ पे थोड़ा स्लो वे में आपको बताया होगा, ठीक है ना। वैसे आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि अगर आपने टाइम ऑफ सप्लाई देखा है तो आपको लगेगा यार स्किप ही कर दोगे आप, मुझे लग रहा है ना पार्ट। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ से अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए अब ध्यान से सुनना। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, सुनो। पहले कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स हम पढ़ेंगे क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूसली सप्लाई हो रही है, कॉन्टिन्यूसली सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड या फिर एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड continuously on recurrent basis under a contract whether or not by wire, cable, pipeline, and supplier invoices on the regular or periodic basis, which includes such supplies as government specify। सुनो, एक दूध वाला आपके घर पे आता है डेली सुबह, पता है ना, आता है तभी आपको दूध मिलता है गाय का, है ना। तो वो दूध वाला डेली आता है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो दूध वाला आ रहा है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई है, ठीक है ना। वो आपको पीरियोडिक बेसिस पे चार्ज करता है कि भाई पीरियोडिक बेसिस पे मंथली तो मुझे XYZ जो अमाउंट है मुझे पे करेगा, क्योंकि मैं सुबह तेरे को दूध दे के डेली जाता हूँ गाय का, ठीक है ना। तो तू मुझे यहाँ पर चार्ज करेगा पीरियोडिक बेसिस पर, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस सप्लाई, ठीक है। अब सुनो, कॉन्टिन्यूस सप्लाई क्या है, मीन सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, आपको एग्री किया है कि आपको दूध प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करेगा, रिकरेंट बेसिस पे प्रोवाइड करेगा, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, ठीक है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट दूध वाले से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और वेदर और नॉट बाय वायर, केबल, पाइपलाइन, वेदर और नॉट, चाहे वायर, केबल, पाइपलाइन से वो गुड्स या फिर गुड्स सप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। सप्लायर अगर आपको इनवॉइस इशू करता है रेगुलर या फिर पीरियोडिक बेसिस पर, ठीक है ना, तो उस केस में इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना, समझ गए, दूध वाला कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब मैं बात करूं कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की मीन्स सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड या फिर एग्री टू बी प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूसली ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 3 months विथ पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। सुनो, कोई ऐसी सर्विस है जो कि एग्री की गई है, प्रोवाइड करेंगे या फिर प्रोवाइड करी जा रही है, कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करी जा रही है, रिकरेंट बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है, कोई सर्विस है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट की सर्विस है, कॉन्टिन्यूसली रिकरेंट बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है, पीरियोडिकली आपसे जो है यहाँ पर पेमेंट चार्ज करा जा रहा है, फॉर एग्जांपल मंथली चार्ज करा जा रहा है, क्वार्टरली चार्ज करा जा रहा है, फिर ईयरली चार्ज करा जा रहा है, और ये वो सर्विस जो आपको मिल रही है वो 3 महीने से ज़्यादा तक आपको मिल रही है, ठीक है ना। 3 महीने से ज़्यादा के पीरियड तक आपने वो सर्विस एंजॉय करी है, उस प्रोविजन ऑफ सर्विस को आपने एंजॉय करा है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ गए ये दोनों। अब मैंने आपको ये बता दिया कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हम क्या मानेंगे, ठीक है ना। सुनना आप ध्यान से, यहाँ पर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। सुनो, in case of continuous supply of goods where successive statements of accounts and successive payments are involved, then in that case the date of issue of invoice shall be issued before या फिर at the time of, before या तो पहले। इतनी जोश में मैं आ जाता हूँ कि मेरा माइक भी बोलता है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल योर एक्साइटमेंट, सो आई एम फॉलिंग फॉर योर एक्साइटमेंट। बहुत बेकार लाइनें बोलते हो सर, मत बोला करो प्लीज़। मेरी बेकार लाइनों की वजह से तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको पता नहीं लगता कि मेरी बेकार लाइनें आपके दिल पे हिट करती हैं। सुनो आगे बढ़ता हूँ। हाँ,
कहाँ था मैं, कितने थे असी, हाँ ओके यहाँ पर था। सुनो, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हम इनवॉइस कब इशू करते हैं, इनवॉइस कब इशू करते हैं, इनवॉइस इशू करते हैं जब जब बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ ईच, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड या फिर ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। सुनो, आपको वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू हुआ है फॉर एग्जांपल, या तो उसके इशू होने से पहले या फिर उसके इशू होने के वक्त आप इनवॉइस इशू कर दो, ठीक है ना, उसके बाद नहीं। या फिर आपको पेमेंट, जो पेमेंट है वो रिसीव हुई है उससे पहले या फिर उसी वक्त, जिस वक्त पेमेंट इशू हुई है उसी वक्त, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स आप इनवॉइस इशू कर दो, ठीक है, वो उसकी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है लीगली। अब सुनो यहाँ पर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा। अगर देखो मैं बोलूँ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस ड्यू डेट बेस है तो क्या होगा, और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कंप्लीशन ऑफ इवेंट बेस है तो क्या होगा। पहले बात करता हूँ ड्यू डेट बेस की। अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस ड्यू डेट बेस्ड है, इन दैट केस इफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, मतलब पता है कि फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे, ना इससे 1 रुपए कम ना इससे 1 रुपए ज़्यादा। इन दैट केस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस शैल बी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। 1 लाख रुपए जो आपको मिलने हैं, जिस दिन मिलने हैं उससे एक दिन पहले एटलीस्ट आपको वहाँ पर इनवॉइस इशू कर देना है, बिफोर, एक दिन पहले या फिर उससे पहले, मैं ऐसी, ठीक है ना, बिफोर मतलब उससे पहले करना है, उससे पहले करना है। एक दिन विल नॉट बी द राइट टर्म, उससे पहले करना है, ठीक है। अब सुनो, पेमेंट नॉट असर्टेनेबल, पेमेंट if payment of continuous supply of service which is due date based is not ascertainable, in that case the date of issue of invoice shall be before या फिर at the time of, before या फिर at the time of मतलब before या तो पहले कर दो या फिर जिस टाइम आपको पेमेंट मिल रहा है जो पेमेंट ascertainable नहीं है उस वक्त आप उसकी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मानो उस कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की। अब यहाँ पर बात करो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर इट इज कंप्लीशन ऑफ इवेंट बेस्ड, इन दैट केस द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस shall be before या फिर before the date of completion of the event, before the date of completion of the event मतलब जब वो इवेंट कंप्लीट हुआ, जब वो इवेंट कंप्लीट हुआ उस इवेंट को कंप्लीट होने से पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है किसी भी हाल में, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर इफ द सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस, ये अलग कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। इफ सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेलिंग गलत लिखी है, मेरा देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, हाँ। इफ सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अबे क्या मैं नशे करके लिख रहा हूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट, अभी सोच रहे होगे सर को क्या हो गया, ज़्यादा पढ़ा लिया इन्होंने, खुद पढ़ना भूल गया। सर इतनी देर में ना आप लिख ही दोगे पूरा दोबारा, क्या करे, आलस त्यागना इतना कठिन काम है, आप क्या जानो। सुनो, अब सुनो, इफ सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस जो है वो सीज हो चुका है, सीज हो चुका है मतलब बंद हो चुका है। वो सप्लाई ऑफ सर्विस जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेगा, सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था रिसिपिएंट से कि सप्लाई ऑफ सर्विस किसी चीज़ की सर्विस सप्लाई करेगा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट सीज हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया है, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया फॉर एग्जाम्पल। उस केस में इनवॉइस कब इशू करे, इनवॉइस कब इशू करे, जब कॉन्ट्रैक्ट सीज हो गया है। इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन सच सप्लाई सीजेस, व्हेन सच सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस, ठीक है ना, समझ गए। जब वो सप्लाई सीज हो जाता है, जब वो सप्लाई बंद हो जाता है, तब उस वक्त आपको इनवॉइस इशू करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, ई इनवॉइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, मजाक सेट के बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, ई इनवॉइस गवर्नमेंट, पहले हम ये जानेंगे कि इनवॉइस यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं। ई इनवॉइस इशू करते हैं फॉर एग्जांपल हम रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, मतलब B2B के केस में ई इनवॉइस इशू होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन मतलब दोनों बिजनेस ही कर रहे हैं अगर रजिस्टर्ड है तो, इसीलिए हम इसको B2B बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे सुनो, इससे एसेंशियली इनवॉइसिंग क्या होती है। एसेंशियली इनवॉइसिंग involves reporting details of specified GST documents to the government on notified portal, to the government notified portal and obtaining the IRN, that is invoice reference number। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इनवॉइस एक तरीके से, इनवॉइस में ना हमें इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट करना होता है, डिटेल्स को, जो कि मतलब डिटेल्स को, किस चीज़ की डिटेल को, कुछ GST डॉक्यूमेंट्स को हमें रिपोर्ट करना होता है गवर्नमेंट नोटिफाइड पोर्टल पे, और हम उसके बेसिस पर एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली हम इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर
मतलब इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट कर रहे हो, इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट कर रहे हो, बस ये समझ लो। इनवॉइस जो फिजिकल जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पे किसको करना है ई इनवॉइस जनरेट, रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 2017 टू 2018, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से लेके अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर आ गया, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर आ गया किसी भी एक में, ठीक है ना, तो उस केस में उसको यहाँ पर ई इनवॉइस के प्रोविजंस को कंप्लाई करना मैंडेटरी है, ठीक है ना। इनवॉइस को मतलब इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, इनवॉइस को बनाना पड़ेगा इनवॉइस, ठीक है ना। अदर देन एक्सेप्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नहीं बनाना है इनवॉइस, मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। लोकल अथॉरिटी को नहीं बनाना, एसईजेड को नहीं बनाना, बैंक्स को नहीं बनाना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस को नहीं बनाना, मल्टीप्लेक्सेस मतलब सिनेमा हॉल्स वगैरह फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लेक्सेस को नहीं बनाना, जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वालों को भी यहाँ पर नहीं बनाना है इनवॉइस मैंडेटरीली, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर कब से ये हुआ, मतलब मैंडेटरी वाला शिफ्ट वॉलंटरी टू मैंडेटरी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम वॉलंटरी टू मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग फॉर सर्टन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स, ठीक है ना, समझ गए। कुछ टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पर वॉलंटरी पहले था ई इनवॉइस बनाना, अब वो मैंडेटरी कर दिया गया है कुछ टैक्स पेयर्स के लिए फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, ठीक है ना। अब सुनो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कवर होते हैं इनवॉइस में, इनवॉइस कवर होता है, क्रेडिट नोट कवर होता है, डेबिट नोट कवर होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है ना। व्हेन इशूड बाय द नोटिफाइड पर्सन, एडवांटेजेस क्या है इनवॉइस के, बहुत फास्टली आपको बता रहा हूँ। एलिमिनेट फेक इनवॉइसेस, मतलब फेक इनवॉइसेस अब एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि इनवॉइस बन रहा है इलेक्ट्रॉनिकली बन रहा है, तो फेक इनवॉइसेस बनने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू जीएसटी रिटर्न, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू जीएसटी रिटर्न, मतलब सुनो जो जीएसटी के रिटर्न्स है, ठीक है ना, वो ऑटो रिपोर्ट हो जाएंगे, मतलब ऑटो रिपोर्ट हो जाएंगे रिटर्न्स में जो डेटा है, मतलब एक जो डेटा है रिटर्न्स में, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो डेटा है रिटर्न्स में ऑटो रिपोर्ट हो जाएगा एज पर दिस, और यहाँ पर ऑटो जनरेट हो जाएगा ई वे बिल, ठीक है। उसके बाद ईजी मतलब और ऑटोमेशन पे चली जाएगी सिस्टम थोड़ी, ठीक है ना। अब सुनो रिडक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन द ट्रांजेक्टिंग पार्टीज एंड इंप्रूव द पेमेंट साइकिल, मतलब देखो पहले क्या होता था कि फिजिकल मान लो जनरेट करें, फिजिकली हम इनवॉइस डाल रहे हैं, मतलब थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो ट्रांजेक्टिंग पार्टी मतलब सप्लायर रिसिपेंट में डिस्प्यूट थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है ना। देखा जाए तो यहाँ पर पेमेंट साइकिल इंप्रूव होगी क्योंकि डिस्प्यूट कम होंगे तो। अब यहाँ पर अब ये हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है भाई, ये रिसिप्ट वाउचर क्या है, मान लो आपको कोई एडवांस दे दिया किसी ने, अब आपने अपनी जेब में रख लिया, आपने वो एडवांस, मान लो ये मेरा वॉलेट है, ठीक है। अब सुनो ये 100 रुपये का नोट है, ये आपने मुझे दिया, आपने मुझे एडवांस दिया, मैंने अपनी जेब में रख लिया, बाय जाओ। कुछ बोल क्यों नहीं रहे, अब मुझे देख रहे हो ना भाई, मैंने रख लिया, आप सोच रहे हो कुछ दूं मैं क्या दूं भाई, मैं आपको इनवॉइस दूं, क्यों दूं भाई, आपने अभी एडवांस दिया है, किस चीज़ के लिए दिया है मुझे तो नहीं पता, अरे भैया रिसिप्ट वाउचर दे मुझे कि तूने मुझसे एडवांस लिया है, ऐसे बोलो मुझे। हाँ दे रहा हूँ ना, रिसिप्ट वाउचर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो आपने मुझे पैसे दिए एडवांस, इसके लिए इनवॉइस इशू नहीं होगा, इसके लिए रिसिप्ट वाउचर इशू होगा। सुनो रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन हु रिसिप्ट एडवांस पेमेंट फॉर गुड्स सर्विस या फिर दोनों, ठीक है, शैल इशू रिसिप्ट वाउचर एविडेंसिंग द रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट, ठीक है, एविडेंसिंग द रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट। ये 100 रुपये की जो रिसिप्ट आया मेरे पास, इसको एविडेंट करने के लिए, इसकी एविडेंस के लिए आपको मैं रिसिप्ट वाउचर दूंगा, ठीक है ना, कि मेरे पास एडवांस आया है। इफ़ द रेट इज़ नॉट डिटरमाइनेबल, आपने मुझे जिसके लिए एडवांस दिया है उस गुड्स का या उस सर्विस का रेट डिटरमाइनेबल नहीं है तो 18% मान लो, ठीक है ना। उसके बाद इफ नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल इन दैट केस इट शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई मतलब इंट्रा या इंटर कौन सा है सप्लाई वो नहीं पता लग रहा, तो उसको इंटरस्टेट मान लो रिसिप्ट वाउचर के टाइम पे, ठीक है ना, इंटरस्टेट मान लो डायरेक्टली। रिसिप्ट वाउचर समझ गए आप क्या होता है, ठीक है। अब रिफंड वाउचर क्या होता है, मान लो आपने मुझे एडवांस दिया, आपने मुझे किसी चीज़ के लिए एडवांस दिया, लेकिन क्या हुआ वेयर रिसिप्ट वाउचर इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपने मुझे एडवांस दिया, मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर इशू किया, मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर इशू करा, बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड, कोई सप्लाई किया ही नहीं मैंने आपको, ठीक है ना, कोई सप्लाई मैंने आपको किया ही नहीं, और साथ में मैंने कोई टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं किया, नो टैक्स इनवॉइस इज इशूड, देन सेड रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू रिफंड वाउचर अगेंस्ट सच पेमेंट, ठीक है, समझ गए। मतलब जब मैंने आपको यहाँ पर कोई
सप्लाई नहीं करा और साथ में कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा, सिर्फ उसी केस में मैं आपको रिफंड वाउचर इशू करूंगा कि भैया देखो रिसिप्ट वाउचर मैंने आपको इशू करा था, आपने मुझे पैसे दिए थे, अब ये रिफंड वाउचर आपका, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई भी नहीं हुआ और कोई मैंने टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करा। लेकिन मान लो अगर मैंने सप्लाई करा होता और टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा होता, उस केस में यहाँ पे रिफंड वाउचर इशू नहीं हो सकता। या तो मान लो मैंने सप्लाई नहीं करा होता, टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया होता, उस केस में भी नहीं हो सकता। दोनों केस होने चाहिए, यहाँ पे सप्लाई भी नहीं होना चाहिए और साथ में टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं होना चाहिए, तभी आप रिफंड वाउचर इशू करोगे, ठीक है ना, अगेंस्ट सच पेमेंट। आगे समझ आ गया ना? डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना भाई व्हाट्सएप पे या कमेंट पे, ठीक है। आगे क्रेडिट नोट्स, वेयर मोर देन वन, क्रेडिट नोट क्या होता है सुनो यहाँ पर, वेयर मोर देन वन टैक्स इनवॉइस इज इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर दोनों, एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज्ड इज मोर देन टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। सुनो मैंने क्या बोला, जब एक या एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है, एक या एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है, किसके लिए इशू हुआ है? गुड्स के लिए इशू हुआ है, सर्विस के लिए इशू है, दोनों के लिए इशू हुआ है। लेकिन जो आपने इनवॉइस इशू करा है ना, जो आपने टैक्स इनवॉइस इशू करा है ना, उसमें जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो टैक्सेबल वैल्यू आपने जो आपने टैक्स चार्ज करा है, सॉरी जो आपने टैक्स चार्ज करा है, वो टैक्स आपने ज़्यादा चार्ज कर लिया है, वो टैक्स आपने गलती से ज़्यादा चार्ज कर लिया है, गलती से आपने ज़्यादा चार्ज कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल जितना चार्ज होना था उससे आपने ज़्यादा चार्ज कर लिया, मतलब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज इज मोर देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स पेबल, मतलब जितना पे करना था आपको, मैंने उससे गलती से आपसे ज़्यादा चार्ज कर लिया है, मैंने गलती से ज़्यादा चार्ज कर लिया। अब आप रो रहे हो ज़्यादा चार्ज कर लिया, मैंने 100 रुपये ज़्यादा चार्ज कर लिया आपसे, ठीक है, ज़्यादा चार्ज कर लिया आपसे, अब मुझे ये आपको वापस देने चाहिए लीगली, राइट? लीगली क्या मतलब वापस करने चाहिए आपको, राइट? तो वापस कैसे करूँगा? क्रेडिट नोट इशू करके वापस करूँगा। तो मैं आपको क्रेडिट नोट कब इशू करता हूँ? जब मैंने आपसे टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया है और मैंने आपको वो वापस आपको पे करना है, ठीक है। सुनो, एक तो ये, दूसरी चीज़, वेयर द गुड सप्लाइड इज रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, मैंने आपको गुड सप्लाई की, आपने मुझे वो रिटर्न कर दिया, तो उस केस में भी मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा कि भैया आप मुझे गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो मुझे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। पहले मैंने आपको इनवॉइस इशू करा था, अब उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। इनवॉइस में मैंने आपसे टैक्स चार्ज करा, क्रेडिट नोट में आपसे मैं मतलब आपको आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है क्योंकि आप मुझे गुड्स रिटर्न कर रहे हो, जब आप मुझे गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो टैक्स क्यों पे करोगे, राइट? समझे? इन शॉर्ट जब टैक्स ज़्यादा पे हो जाता है तब क्रेडिट नोट इशू होता है, ठीक है ना, समझ गए? टैक्स ज़्यादा पे किससे हो जाता है? रिसिपेंट से टैक्स ज़्यादा पे हो जाता है, सप्लायर ज़्यादा चार्ज कर लेता है, तब यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू होता है, क्रेडिट नोट तब इशू होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ हैज़ फाउंड नहीं सॉरी, रजिस्टर्ड पर्सन हु सप्लाइड सच गुड्स और सर्विस और बोथ मे इशू वन और मोर क्रेडिट नोट, ठीक है ना, फॉर सप्लाईज मेड इन द फाइनेंशियल ईयर। मैंने बता ही दिया आपको क्रेडिट नोट कब इशू होता है, जब टैक्स ज़्यादा चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। देन हमारा टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स पेबल, जो एक्चुअल टैक्स पेबल है उससे ज़्यादा टैक्स चार्ज हो जाता है, तब क्रेडिट नोट इशू होता है। अब डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट क्या होता है? वेयर मोर देन वन टैक्स इनवॉइस इज इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर दोनों, एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज इन टैक्स इनवॉइस इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ और टैक्स पेबल। सुनो मैंने क्या बोला, जब एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइस इशू होता है, एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइस इशू किया गया, किसके लिए इशू किया गया है? सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर दोनों के लिए इशू करा गया है, और जो टैक्स चार्ज करना था आपको, जो टैक्स चार्ज आपको करना था वो आपने गलती से कम चार्ज कर लिया है, इस बार आपने गलती से कम चार्ज कर लिया है, ठीक है ना। जब आपने टैक्स कम चार्ज किया है तो आपको टैक्स ज़्यादा रिकवर करना पड़ेगा, तो टैक्स ज़्यादा रिकवर करने के लिए आप डेबिट नोट इशू करते हो, आप डेबिट कर रहे हो, ठीक है ना, डेबिट नोट इशू करते हो, ठीक है ना, डेबिट नोट इशू करते हो सामने वाले को कि भैया तुझे मुझे डेबिट करने हैं, मतलब तुझे अपने एंड से मुझे डेबिट करने हैं, ठीक है, अपने एंड से मुझे डेबिट करने हैं, ठीक है, डेबिट नोट इशू करते हो उस टाइम पे, ठीक है, फॉर सप्लाईज मेड इन द फाइनेंशियल ईयर। जब टैक्स ज़्यादा चार्ज हो जाता है उस केस में, जब टैक्स आप सामने वाले से ज़्यादा चार्ज कर लेते हो तो क्रेडिट नोट, लेकिन जब आप टैक्स गलती से सामने वाले से कम चार्ज करते हो और आपको सामने वाले से टैक्स अभी लेना है, तब डेबिट नोट इशू करते हो कि डेबिट नोट, अब तुझे अपने एंड से टैक्स डेबिट करना है ताकि मेरे पास टैक्स क्रेडिट हो और मैं गवर्नमेंट को क्रेडिट करूँ टैक्स, राइट? समझे? ओके, आगे रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है? रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है? रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है? रिवाइज्ड इनवॉइस, सुनो बार बार मत बोलो सर, एक बार बोलो, ठीक है। हमारे पास 2 कान है और आप 4 बार बोलते हो, एक कान में 2 बार बातें जाती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। किसी की बातें तो कान में जाए तो इतना अच्छा लगता है आपको। एक टीचर जो मासूम सा टीचर है इतने अच्छे से बातें बताता है आपको, मेरी बातें कान में जाए आपको अच्छा नहीं लगता है ना, कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। रिवाइज्ड इनवॉइस देख लिया, ऊपर वाले ने देख लिया, लाइनें सही से बन नहीं रही, ऊपर वाला देख रहा है। रुको, रिवाइज इनवॉइस क्या होता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, क्या होता है रिवाइज इनवॉइस? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, पहले पढ़ रहा हूँ, शैल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ इशू ऑफ CRT सर्टिफिकेट। अच्छा सर्टिफिकेट, भाई मैं खुद अपना वो नहीं पढ़ पा रहा, बताओ भाई साहब, मैं क्या है ये? रुको भाई, ये तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो।
मैं सोच में पड़ गया है क्या ये सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ठीक है। शर्म की बात है भाई ये। अब सुनो, रिवाइज इनवॉइस, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन who has been granted registration with effect from the date earlier than the date of issue of certificate of registration to him may issue revised tax invoice in respect of the taxable supplies affected during the period। जब जब ऐसा मतलब मान लो जब आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके 30 दिन के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो आपकी इफेक्टिव डेट क्या मानी जाती है? जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई। मैंने आपको बताया था ना, फॉर एग्जांपल आप 1/4 को लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन लेने के, अगर आप 30/4 तक अप्लाई कर देते हो, मतलब आप फॉर एग्जांपल 15/4 को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो और आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है यहाँ पर 5/5 को, तो इस केस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो ये डेट ऑफ, देखो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो ये है, लेकिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी मानी जाएगी यहाँ ये 1/4, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपने सप्लाई तो किया होगा ना, यहाँ से यहाँ तक आपने सप्लाई तो किया होगा ना, सप्लाई तो किया होगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 1/4 से लेके 5/5 तक आपने जो भी सप्लाई करा है उसकी इनवॉइस आप इशू करोगे, उनके जो इनवॉइस इशू करोगे उन इनवॉइस को बोलेंगे हम रिवाइज इनवॉइस, ठीक है ना। आप सुनो, हर रजिस्टर्ड पर्सन जिसको ग्रांट हुई है रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है 5/5 को, लेकिन इफेक्टिव डेट हमारी क्या है? इफेक्टिव डेट क्या है हमारी रजिस्ट्रेशन लेने की? 1/4, ठीक है ना। तो उस केस में रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, किसको इशू करना पड़ेगा? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, रजिस्टर्ड पर्सन को रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जिस दिन उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके बीच में जो मैंने डायग्राम बनाया था, जो भी यहाँ पर सप्लाई हुआ है उसके लिए आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एंड शैल बी इशूड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5/5 को आ गया है, तो इससे 1 महीने तक, मतलब 5/6 तक 5/6 तक आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर दो, ठीक है ना। रिवाइज इनवॉइस इशू कर दो किसी भी हालत में, ठीक है, समझ गए। अब सुनो, इनवॉइस पूरा खत्म हो चुका है, मैंने बहुत फास्टली यहाँ पे करा है काम, क्योंकि आपके पास भी 1 दिन है और भी होगा आपके पास चीज़ें करने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत जल्दी इसको ख़त्म करा है इनवॉइस को। और इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी इनवॉइस में था मैंने सारा कवर कर लिया है। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट इनवॉइस में ऐसा है नहीं, जो पेपर मुझे लगता है कि आ सकता है। इसके अलावा भी डेबिट और क्रेडिट मुझे लगता है इस बार आएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, पिछली बार मुझे लग रहा था आएगा, आया नहीं वो उस टाइम पे, ठीक है। इस बार मुझे लग रहा है कि आएगा या फिर ई इनवॉइस आ सकता है, ठीक है ना। जो हॉट टॉपिक्स है इसके मैंने वो सारे कवर करे हैं इसमें, ठीक है। अब सुनो, ये जो मेरा 1 सेकंड रुकना, हाँ जी सॉरी, ये जो मेरा लेक्चर था ये लास्ट लेक्चर था आपके इस बैच का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने एंड तक मैंने ये लेक्चर ये जो बैच है इसको मतलब कंप्लीट किया है। मैंने बीच में इसको छोड़ा नहीं, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने इस बैच को 49 लेक्चर्स इन टोटलिटी इसको मिलाकर मेरे इस बैच में कवर हुए हैं जीएसटी के, और मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं एंड तक आया हूँ। मैंने चीज़ को स्टार्ट करा तो उसको ख़त्म करा। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने इस चीज़ को, लेक्चर को जो मैंने स्टार्ट करा था उसको ख़त्म करा है, और मुझे अपने ऊपर बहुत मतलब प्राउड सी फीलिंग आ रही है कि मैंने इस चीज़ को ख़त्म करा। जिस चीज़ को मैंने स्टार्ट करा मैंने उस चीज़ को ख़त्म करा। ये मेरा फर्स्ट बैच है, मैं चाहता तो बीच में छोड़ सकता था, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। अब मेरे 10-15 बच्चे जो है वो लेक्चर्स देख रहे हैं सही से। अब मुझे मोटिवेशन आ रही है, ठीक है चल सकता है, आगे मोनेटाइज हो सकता है मेरा चैनल, या फिर आगे मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ रिव्यूज़ के बेसिस पे। मैं उनको जानता नहीं हूँ जिन बच्चों को, वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है आप सही कर रहे हो, तो मुझे अब मोटिवेशन आ रही है कि ठीक है यू कैन डू दिस, ठीक है ना। इससे पहले अराउंड जब तक मैंने 40 लेक्चर बनाए थे, कोई मुझे बात नहीं कर रहा था, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, कोई स्टूडेंट पर्सनली, कोई मोटिवेशन नहीं थी, फिर भी मैंने ये काम किया। तो इसीलिए मैं खुद पे बहुत आज बहुत प्राउड सी फीलिंग हो रही है मुझे कि यार शाश्वत तूने कंप्लीट करा, एंड तक तू आया, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा और आपको भी थैंक यू सो मच, आपने मुझ पर भरोसा दिलाया, भरोसा आपने मुझ पर रखा कि ये जो पर्सन है इसके लेक्चर देख के हम एग्ज़ाम में जा सकते हैं। आपने मुझ पर इतना भरोसा रखा, और मैंने भी मतलब मेरा पहला बैच है, मैंने आपको बार बार बोला था स्टार्टिंग में कि आप मुझसे क्यों पढ़ो। आपने उस चीज़ को समझने के बाद भी मुझसे पढ़ा और आप यहाँ तक आ रहे हो, यहाँ तक आपने मेरे लेक्चर देखे, उसके लिए पूरे दिल से थैंक यू सो मच। मेरा फर्स्ट बैच है,
फर्स्ट बैच में ही 10 से 15 स्टूडेंट्स अगर मेरे पास आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कोई बुरी डील नहीं है। हालांकि मेरा जो टारगेट था, आपको बताऊँ, मेरा टारगेट था कि मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हिट करने हैं बाय 28 मई। ठीक है ना, मेरा बर्थडे और आपका एग्ज़ाम। ठीक है ना, जो कि अचीव नहीं हो पाया। अभी मेरे चैनल पे 75 सब्सक्राइबर्स है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, इस चीज़ से कि मेरे कितने हैं क्या नहीं है। मेरा वॉच टाइम अराउंड 300 घंटे है। 300 घंटे मेरा वॉच टाइम हो गया चैनल का, और मेरे व्यूज़ अराउंड चैनल पे 4000 हो चुके हैं। ठीक है ना, डेटा शायद अभी उस पर अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी मेरे चैनल पे, क्योंकि अचानक से व्यूज़ बढ़े हैं तो अपडेट होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये मेरा मतलब एनालिटिक्स है चैनल का। जो टारगेट मैंने सेट किया था उससे बहुत दूर हूँ मैं, बहुत दूर हूँ। लेकिन मुझे एक बात से बहुत खुशी है कि मैंने जो टारगेट खुद के लिए सेट किया था कि मैं एंड तक पहुँचूंगा, मैं एंड तक पहुँचा हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था सेकंड लास्ट लेक्चर में कि मैं आपके पास ई वे बिल का लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके पास रिटर्न्स और इनवॉइस बनाऊंगा। आपको उसके बिना आपको पेपर में नहीं भेजूंगा। मैंने उसके बिना आपको पेपर में नहीं भेजा। मैं अपनी ज़ुबान पे रहा और मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था वो निभाया। अब आप मेरे से अब मैं आपको एक प्रॉमिस करने बोल रहा हूँ। एक प्रॉमिस आप मुझसे करो कि आप इसके बाद आप मुझसे कुछ और पढ़ोगे तो हो नहीं। आपका ये लास्ट सेमेस्टर है, आप चले जाओगे, मतलब जॉब करोगे, कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई आगे फर्दर स्टडीज़ करेगा अपनी। ठीक है, कोई आगे सीए कंटिन्यू करेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन हो सकता है हमारी आपस में मुलाकात ना हो, राइट, हम आपस में ना बात कर पाए। तो आपसे मैं प्रॉमिस लेना चाहूँगा, आप जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, किसी भी चीज़ को शुरू कर रहे हो ना, तो उस चीज़ को ख़त्म भी करो। किसी भी चीज़ को पीछे मत छोड़ो यार। देखो, मैं ये बात आज बोलने के लायक हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 49 तक किया है। 7 महीने लगाए हैं और मैंने जिस चीज़ को शुरू किया 7वें महीने में उस चीज़ को ख़त्म किया। इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। और मैं मेरी बात का भरोसा रखो, जब आप किसी चीज़ को ख़त्म करते हो ना, जिस चीज़ को शुरू करते हो उस चीज़ को ख़त्म करते हो, तो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना आपको, वो सेटिस्फैक्शन आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो सेटिस्फैक्शन मुझे अभी हो रही है ना अपने आप से, कि मैंने ये काम जो किया है, हो सकता है आपकी नज़र में बड़ा ना हो, बना के दिखा दो 49 लेक्चर्स आर्टिकलशिप के साथ। इस तरीके से मेरी लाइफ में ना अभी एक कोई छोटी सी प्रॉब्लम चल रही थी। हो सकता है आपके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम ना हो, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं उससे बहुत इरिटेट रहता था और मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी जो मेरे साथ हो रही थी। उसके बाद भी मैंने लेक्चर बनाया, मैं आर्टिकलशिप पे जा रहा था, अपने काम पे फोकस करा, मैं काम से नहीं हिला। मेरी मेंटल हेल्थ मतलब उस टाइम पे मतलब थोड़ी सी मतलब ख़राब रहती थी कि भाई मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, ये वो एंड ऑल, किसी एक्सवाइजेड चीज़ की वजह से। बट मैंने अपने काम को ज़रा भी साइडलाइन नहीं होने दिया। मुझे बुरा लगता था मैं काम करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं काम करता था, जब मुझे अच्छा लगता था तब भी काम करता था, जब मुझे काम करने का मन नहीं करता था तब भी मैं शायद काम करता था। 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया फिर भी उसके बाद भी काम करता था। मतलब ब्रेक ले लेता था पर काम करता था। मैं आज आपको इसलिए सब कुछ बोल रहा हूँ और मेरी एक लर्निंग लेके जाना मुझसे प्लीज़। ये मैंने भी सीखा है और आपको भी मैं ये बोलूँगा, मुझसे प्लीज़ ये प्रॉमिस करो, जिस काम को आप शुरू कर रहे हो ना, उस काम को मेरे लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए प्लीज़ ख़त्म ज़रूर करना। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने जिस काम को शुरू करके ख़त्म कर दिया ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो ख़त्म। ठीक है ना, किसी चीज़ को शुरू करके आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है ना, बड़े काम को ना हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे। ठीक है भाई, बिल्कुल ख़त्म कर पाओगे। थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा पेशेंट, मतलब पेशेंस रखो अपने अंदर, यू विल बी एबल टू फिनिश दैट। मैं एक चीज़ को लेकर सक्सेसफुल हूँ इस बैच में कि मैंने शुरू से लेकर एंड तक आया मैं, लेकिन एक चीज़ को लेकर मैं फेल हो गया। मेरे टारगेट्स मतलब मीट नहीं करे, 1000 सब्सक्राइबर मीट नहीं करे। और मैं आपको बोल भी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, मत करो भाई। व्हाट्सएप पे कोई आ भी रहा है, मैं उसको सिर्फ इतना बोलता हूँ, ये जो वन शॉट सीरीज़ है अपने दोस्तों को भेज दो, अपने कॉलेज ग्रुप पे भेज दो, बस खत्म। और मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा। बोल रहे कुछ बच्चे मुझे बोल रहे ये पेड है क्या, पेड है क्या? मैं बिल्कुल फ्री है भाई, मुझे नहीं चाहिए पैसे इसके। ठीक है ना, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे पहले बुरा लग रहा था कि मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा। मतलब आगे दोबारा पढ़ाऊँगा, मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा ही नहीं। अब मैं डीटी पढ़ाऊँगा और भी चीज़ें करूँगा, मैं आर्टिकलशिप पे फोकस करूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें करूँगा। और आपको भी ये बोलूँगा कि जो भी काम करूँगा मैं, वो काम को ख़त्म ज़रूर करूँगा। सिमिलरली आप भी जो भी काम करो, बार बार बोल रहा हूँ, उस चीज़ को ख़त्म ज़रूर करना। ये प्रॉमिस मुझसे करो, अपने पेरेंट्स से करो। जहाँ भी जाओ, जो भी काम करो, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनो, आप बिजनेसमैन बनो, आप जॉब करो, जो कमिटमेंट आपने आपसे अपने आप से करी है या फिर आपने किसी और से करी है, उस कमिटमेंट को पूरा ज़रूर करो। अपनी ज़ुबान के पक्के रहो। जो पर्सन अपनी ज़ुबान का पक्का है ना, उस पर्सन पे भरोसा होता है। अब देखो, अगली बार कोई मेरा लेक्चर पता है क्यों देखेगा? एक रीज़न क्या होगा, कि इस बंदे ने पूरे जीएसटी का लेक्चर ख़त्म किया था। ठीक है, बीच में नहीं छोड़ा था। तो उसको पता है कि अगर
कोई बंदा देखेगा डीटी का लेक्चर तो ये देखेगा यार इसने खत्म किया था तो इस बार भी खत्म करेगा। ये जो गुडविल है ना बनानी पड़ती है, मैंने कहीं ना कहीं गुडविल बनाने के लिए भी इसको खत्म करा है, ठीक है ना, कि आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ तो मेरी क्रेडिबिलिटी सीधे तो बनेगी कि बंदे ने जो बोला है उसने वो किया है। सिमिलरली आपको भी कह रहा हूँ, जो भी आप करोगे, जहाँ पे भी आप जाओगे, जो भी करोगे, उस चीज़ को ख़त्म ज़रूर करना है और अच्छे से ख़त्म करना है, ठीक है ना। शुरू करके छोड़ना नहीं है। आप हार जाओ, बुरी तरीके से हार जाओ, जैसे मैं हारा हूँ अभी। आई लॉस्ट जेन्युइनली, आई लॉस्ट, मेरे टारगेट्स मीट नहीं करे, लेकिन मैं मेहनत करके हारा हूँ, मैं ऐसे नहीं हारा। और मैं अभी हारा हूँ, लेकिन अभी आप देखना, जस्ट टेक दिस क्लिप आफ्टर 1 or 2 years और 3 years और 4 years, 5 years, कभी भी ले लो, मैं सक्सेसफुल टीचर जीएसटी का बन के दिखाऊंगा। आई एम ऑलरेडी द बेस्ट टीचर ऑफ जीएसटी इन द वर्ल्ड। इट्स जस्ट दैट स्टूडेंट्स हैव टू रियलाइज दिस फैक्ट। ये जो क्लिप है, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, आई विल पोर्ट्रे दिस टू माई स्टूडेंट्स। विद दिस थॉट, थैंक यू सो मच, आपने मेरा बैच देखा। जो मैंने आपको बात बोली है उस बात को प्लीज़ याद रखना। पेन ड्रॉप, माइक ड्रॉप, थैंक यू।